हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूटन रिंग्स का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें एग्जाम में कौन कौन सी चीजें लिख के आनी है, कौन से डायग्राम्स बनाने के आने हैं और कौन से इक्वेशन डिराइव करने हैं, ये सारी बातें इस बोर्ड पर लिखी हुई है, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम जो न्यूटन्स रिंग है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा डायग्राम हमें बनाना होगा जिसमें सबसे पहले तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम एक सोर्स ऑफ लाइट रख देंगे और वो सोर्स ऑफ लाइट होगा हमारा सोडियम लैंप। क्यों सोडियम लैंप? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या? सिंगल कलर की लाइट हमें चाहिए, व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, कोई भी एक कलर की लाइट चाहिए। और वो एक कलर की लाइट हम किससे लेंगे? सोडियम लैंप से लेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। अब ये लाइट में से कुछ ऐसे रे निकलेंगे, ऐसे बीम्स आएंगे, ऐसे बीम को हम क्या बोल देंगे? डाइवर्जिंग रे। ये हो गया कन्वर्जिंग, एक दूसरे को मिलते हो वो, ये हो गया डाइवर्जिंग। तो ऐसे डाइवर्जिंग रे निकलेंगे और ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या काम करेगा? जो भी डाइवर्जिंग रे होंगे उसको पैरेलल कर देगा। किसके साथ? उसके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये हो गया लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना काम इसका होता है। तो बस वही एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है हमें कि अ सोडियम लैंप इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, रख दिया। विच कन्वर्ट्स डाइवर्जिंग रेज, ये जो डाइवर्जिंग रे है उसे किसने कन्वर्ट कर दिया? इसने पैरेलल रे में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बाद में ये जो पैरेलल रेज है इसे हम क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे कहां पे आएगी? एक हम यहां पे इसके सामने एक ग्लास प्लेट रख देंगे और ये ग्लास प्लेट जो होगी वो ये जो इंसिडेंट रे है उसके साथ 45 एंगल पे होगी। यानी ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 45। किसके साथ ये 45 पे रखा है हमने? ये जो हमारा इंसिडेंट रे है उसके साथ 45 पे हमने रखा है। ठीक है, बस तो वही बात हमें लिखनी है कि दिस पैरेलल रेज आर मेड टू फॉल ऑन द ग्लास प्लेट कैप्ड एट 45 डिग्री विथ द इंसिडेंट बीम, या इंसिडेंट रे के साथ हमने रख दिया। ठीक है, अब बाद में हम क्या लिखेंगे? बाद में ये जो नीचे की साइड है वहां पे हम एक ग्लास प्लेट दूसरी रख देंगे और इसके ऊपर एक हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। प्लेनो यानी क्या? जिसका एक सरफेस प्लेन हो। कॉन्वेक्स यानी क्या? जिसका एक सरफेस ऐसे करके कुछ कॉन्वेक्स शेप का हो, जिसे प्लेनो कॉन्वेक्स बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स जो लेंस लिया वो उसके इसके ऊपर रख दिया। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है और ये जो फ्लैट सरफेस है, दोनों के बीच में कुछ एयर होगी, हवा होगी। ऐसे ही यहाँ पे कुछ एयर होगी, हवा होगी। तो इसका शेप कैसा दिख रहा है हमको? ऐसा कुछ दिख रहा है और ये शेप को हम क्या बोलते हैं? वेज शेप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेजी एयर फिल्म बन रही है। क्यों? ये शेप कैसा है? वेज शेप है और यहाँ पे एयर है, तो एयर का शेप कैसा है? वेजी एयर फिल्म। फिल्म यानी कि एक परत बन रही है, ऐसी वेज शेप की एक परत बन रही है जिसे हम वेजी एयर फिल्म बोल देंगे। यहां से अगर ऊपर जाएंगे तो एयर फिल्म का थिकनेस कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहां से नीचे आएंगे, ये पॉइंट पे आएंगे तो थिकनेस एयर फिल्म का कितना हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे कोई एयर है नहीं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे थिकनेस एयर फिल्म का बढ़ता जाएगा, तो थिकनेस यहाँ पे टी की थिकनेस बोल देंगे टी के बराबर होगी। ठीक है, बस तो वही बात लिखनी है यहाँ पे। और ये जो हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बड़ा लेने वाले हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी क्या? ऐसे करके ये पूरा सर्कल होगा और ये जो पूरे सर्कल का जो रेडियस है उसको बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लेंस का। तो वही बात लिखनी है कि अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट, रख दिया। ठीक है, विथ द कर्व्ड सरफेस टचिंग द ग्लास। ये जो कर्व्ड सरफेस है वो ग्लास के साथ टच होना चाहिए, ऐसे हमें रखना है उसे। ठीक है, अब बाद में जो वेजी शेप की बात करी वो लिख लेंगे। एन एयर फिल्म इज प्रेजेंट बिटवीन कर्व्ड एंड ग्लास प्लेट। कर्व्ड सरफेस और ग्लास प्लेट के बीच में एक क्या प्रेजेंट होगा? एयर
फिल्म प्रेजेंट होगी और ये एयर फिल्म को हम क्या बोल देंगे, वेजी शेप्ड एयर फिल्म होगी। एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पे, एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पे थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज 0, थिकनेस कितनी होगी एयर फिल्म की, 0 होगी। ठीक है, बाद में ये जो इंसिडेंट रे है ये ग्लास प्लेट से क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होंगे और ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या रख देंगे हम, माइक्रोस्कोप रख देंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूटन्स रिंग देखने को मिलेगी, यानी डार्क ब्राइट ऐसे सर्कल्स देखने को मिलेंगे, कोएसेंट्रिक सर्कल्स या फिर फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। तो वही बात लिखनी है, दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो गए टुवर्ड्स द माइक्रोस्कोप वेयर वी कैन सी द न्यूटन्स रिंग। तो इतनी बात हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लिख के आनी है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कैसे न्यूटन्स रिंग फॉर्म होती है। तो उसके लिए नेक्स्ट हम लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, कैसे बनती है न्यूटन्स रिंग, ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो उसके लिए ये डायग्राम हम बनाएंगे। वापस से एक ग्लास प्लेट जो नीचे रखी थी, कांटेक्ट पॉइंट पे देखा था थिकनेस टी बराबर 0 होती है, यहाँ पे थिकनेस टी होती है, ये एयर फिल्म है वेजी शेप, ये तो देख लिया हमने। ठीक है, अब यहां से कोई रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे सेटअप में भी देख सकते हैं, यहां से रे इंसिडेंट हो रही है, ये वाला पार्ट वहां पे बनाया है, ऐसे कोई इंसिडेंट हुई तो कोई एक रे हमने ले ली, इंसिडेंट रे हमने ऐसे करके ले ली। ठीक, अब ये पॉइंट पे क्या होने वाला है, कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज करते हैं ये ओरिजिनल रे में से रे नंबर 1 रिफ्लेक्ट हो गई और दूसरी रे ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसमिट यानी पास हो गई। कुछ रे बैंड होने वाली है, क्यों बैंड होने वाली है, क्योंकि ये हमारा हो गया एयर का मीडियम, ये हो गया ग्लास का मीडियम, यानी ये मीडियम कैसा है, रेरर मीडियम है, ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में जाती है या डेंसर से रेरर में जाती है, तब वो कुछ बैंड हो जाती है। ठीक है, तो यहां से रे आई, कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रे ट्रांसमिट हो गई, तो ये हो गया रे नंबर 2। ठीक है, उसी तरीके से ये जो रे है, अब इसको हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे हो गई। ये इंसिडेंट रे में से कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रे ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये रे आई, यहाँ पे कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गई, सपोज यहाँ पे हम नंबर 2 इसको बोल देंगे, सपोज करते हैं ये 1 2 3। ठीक है, वापस एक बार यहां से रे आई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, बाद में यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, यहां से ये कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, सपोज इसको बोल देते हैं 4, और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई और नीचे तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे कैसा है, ओपेक, ओपेक यानी कुछ है नहीं मीडियम जाने के लिए। ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है कि कुछ एम्पलीट्यूड जो होगा लाइट का, कुछ एम्पलीट्यूड, सपोज करते हैं यहाँ 5 का एम्पलीट्यूड था लाइट का, उसमें से 3 का एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट हो गया और 2 का एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया। यहाँ पे 5 का एम्पलीट्यूड था, 3 2 में बट गया। ठीक है, तो ये डिवीजन हुआ एम्पलीट्यूड का, जिसके कारण क्या होगा, ये रे ऐसे जा रही है, आगे जाने पर ये दोनों रे एक दूसरे को मीट करेगी यानी हमें इंटरफेरेंस मिलने वाला है। इंटरफेरेंस यानी क्या, जब 2 रे एक पॉइंट पे मीट करती हो तो उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसी तरीके से ये 2 रे आगे जाएगी, एक दूसरे को मीट करेगी, वहां पे हमें एक इंटरफेरेंस देखने को मिल जाने वाला है। ठीक है, और इंटरफेरेंस से हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या मिल जाएगा, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यहाँ पे सपोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। ये सारी बातें हमने YDSE में करी है। ठीक है, बस तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्या, इंसिडेंट रे इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। ये जो रे आई वो पार्शियली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ पार्शियल यानी कुछ ट्रांसमिट हो गई। और ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया, 5 था 2 चला गया, ट्रांसमिट 3 रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, रे ऑफ लाइट इज टेकन प्लेस। ये जो ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड रे ऑफ लाइट इज टेकन प्लेस। ठीक है, वापस एक बार, इंसिडेंट रे इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रे ऑफ लाइट is
टेकन प्लेस, और यहाँ पे ये जो हुआ उसे हम क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, इसकी वजह से डिवीजन की वजह से क्या मिल जाएगा, हमें इंटरफेरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोप में। ऊपर की साइड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे लगाया हुआ है ऊपर की साइड में, तो वो माइक्रोस्कोप में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमें ये ब्राइट फ्रिंज या फिर रिंग मिलेगी, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये हमें डार्क फ्रिंज या रिंग मिलेगी। और हमेशा सेंटर में हमें क्या मिलने वाला है, सेंटर में हमें डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, जिसे सेंट्रल डार्क बोलेंगे। ये हो गया हमारा सेंट्रल डार्क, फर्स्ट ब्राइट, उसके ऊपर फर्स्ट डार्क, सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, ऐसे ऐसे हमें फ्रिंजेस मिलती जाएगी, और ये फ्रिंजेस को हम बोल देंगे न्यूटन्स रिंग। तो वही बात लिखनी है। एंड ड्यू टू दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन हो रहा है एम्पलीट्यूड का ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस टेक प्लेस, इंटरफेरेंस हो रहा है, विच क्रिएट्स दी कोएसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। कोएसेंट्रिक यानी क्या, जिसका सेंटर सेम हो, सारे सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है, इसलिए हम इसे कोएसेंट्रिक फ्रिंजेस बोलेंगे। कैसी मिलेगी, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, और जिसको हम क्या बोल देंगे, न्यूटन्स रिंग बोल देंगे। सो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन के कारण एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है, और दो रे कोई पॉइंट पे मीट कर रही है, यानी इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है तो ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव है तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। ऐसी कुछ कोएसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, ये कहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वाईडीएसई के जैसा जैसा। ठीक है, तो वाईडीएसई में हमने देखा था, अगर याद हो तो, कि ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पाथ डिफरेंस। तो वाईडीएसई में अगर याद हो तो पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स बोलते थे, वो किसके बराबर होता था, डी साइन थीटा के बराबर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे वाईडीएसई हम नहीं लगा सकते कि वो न्यूटन्स रिंग है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी फिनोमिना हो रहा है, जबकि वाईडीएसई में रिफ्लेक्शन का कोई फिनोमिना था नहीं। ठीक, तो पाथ डिफरेंस अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कहाँ पे ब्राइट और कहाँ पे डार्क बनेगा। तो वही लिखा है, फॉर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स पाथ डिफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये कौन सा सिस्टम है, रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है, और रिफ्लेक्टिंग सिस्टम के लिए पाथ डिफरेंस जो है वो ये इक्वेशन से दिया जाता है। ये इक्वेशन हमें याद रखना है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वाईडी के ऐसे के लिए डिराइव किया था पाथ डिफरेंस का इक्वेशन, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है तो उसका पाथ डिफरेंस का ये इक्वेशन है, जहां पे डेल्टा क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, उसका इक्वेशन है 2 म्यू टी कॉस आर, जहां पे म्यू जो होता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ना कि रिफ्लेक्टिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बैंड होती है लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, बाद में टी जो है वो क्या हो गया, थिकनेस, किसका थिकनेस, यहाँ पे देखा था हमने, ये जो एयर फिल्म है उसका थिकनेस। ठीक है, बाद में आर जो है वो एंगल होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, और हम कैसी रे ले रहे हैं, हम ऐसी कुछ रे ले रहे हैं, ऐसी रे। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट ले रहे हैं, यानी ये हो गया इंसिडेंट रे, और नॉर्मल भी ऐसे ही बनाएंगे तो इंसिडेंट रे जो है हमारी, उसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, 0 होगा, यानी आर का वैल्यू कितना है, 0। किसके लिए ले रहे हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, यानी परपेंडिकुलर अगर गिराएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, आर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हमने ले लिया नॉर्मल रे के लिए। cos 0 कितना होता है, 1, तो हमें क्या मिल गया, पाथ डिफरेंस 2t के बराबर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे हम देख चुके हैं ये मीडियम कौन सा है हमारा, ये तो रेयरर है, एयर है, ये कौन सा है हमारा, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही है तो हमें कंपलसरी λ/2 जितना पाथ एडिशन लेना पड़ेगा। वही यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे लिखा है कि हियर लाइट इज ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम सो एडिशनल पाथ डिफरेंस इज λ/2। यानी कि यहाँ पे जो आया ये किसके लिए था, रिफ्लेक्टिंग सिस्टम का था। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है और साथ ही साथ कुछ ट्रांसमिट भी हो रही है। किसमें ट्रांसमिट हो रही है, डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है। तो वो डेंसर मीडियम का पाथ डिफरेंस भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, प्लस λ/2 कर देंगे। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमारा वाईडीएसई में इक्वेशन क्या था, डी साइन थीटा था, यहाँ पे क्या आ चुका है 2t λ/2, जहाँ पे लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, जो लाइट ले रहे हैं हम उसका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, टी क्या है, जो हमारा एयर का फिल्म है उसकी थिकनेस है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो सबसे पहले लेते हैं ब्राइट रिंग या ब्राइट फ्रिंज, उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमा बोलते हैं। क्यों, उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ज्यादा होती है जब इंटरफेरेंस होता है तब, और उसका इंटरफेरेंस कैसा चाहिए, ब्राइट के लिए कंस्ट्रक्टिव
चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी हमें ब्राइट रिंग मिलेगी। उसी तरीके से डार्क रिंग या फिर मिनिमा, इंटेंसिटी कम, डार्क रिंग कब मिलेगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक। अच्छा, तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सिस्टम के लिए वाईडीएसई में हमने देखा था पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो है, डेल्टा को पाथ डिफरेंस बोलते हैं, n लैम्बडा के बराबर होना चाहिए, वो तो एज इट इज है वाईडीएसई की तरह। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या फिर डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए n+1/2 इंटू लैम्बडा। वाईडीएसई में क्या था डार्क के लिए? 2n-1 लैम्बडा बाई 2, रिफ्लेक्टिंग के लिए n+1/2 लैम्बडा। ठीक। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आ गई। बस हमें पार्ट डिफरेंस मिल चुका है, तो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, वो पार्ट डिफरेंस बताता है, ये भी पार्ट डिफरेंस बताता है, यानी 1 और a को इक्वेट कर लेंगे, क्यों? दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो यहाँ पे 2t प्लस लैम्बडा बाई 2 लिख लिया यहाँ पे, विच इज इक्वल टू इसके बराबर। ठीक है, यहाँ पे 2t को सब्जेक्ट बनाया, माइनस लैम्बडा बाई 2 चला जाएगा, एलसीएम ले लो, 2n लैम्बडा माइनस लैम्बडा डिवाइड बाई 2। ये जो 2 है वो इसके भी डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, तो सेपरेट कर दिया दोनों को। ठीक है, बस अब यहाँ से लैम्बडा बाई 2 कॉमन निकाल दो, और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 2n, यहाँ पे क्या बचेगा? 1, ये माइनस साइन एज इट इज लगा दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। ठीक है, उसी तरीके से डार्क फ्रिंज की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस, और एक्चुअल में पाथ डिफरेंस ये रहा। वापस से इक्वेशन 1 और इक्वेशन बी को हम इक्वेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? सेम है, तो 2t प्लस लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे? n+1/2 लैम्बडा। बस 2t प्लस लैम्बडा बाई 2 ओपन द ब्रैकेट n लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, 2t को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे भी वही किया है इसलिए 2t को सब्जेक्ट बनाया, n लैम्बडा, ये लैम्बडा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा n लैम्बडा। ठीक है, यानी कि अगर हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज ढूंढनी है तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, सेकंड ढूंढनी है तो 2 रख देंगे, थर्ड ढूंढनी है 3 रख देंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारे इक्वेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो कहाँ पे ब्राइट डार्क बनता है वो तो समझ लिया। अब जो कोएसेंट्रिक सर्कल्स जो बनते हैं, ये जो कोएसेंट्रिक सर्कल्स जो बनते हैं उनका डायामीटर कितना होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायामीटर ऑफ रिंग्स। डायामीटर कितना होता है रिंग का वो देख लेते हैं, ब्राइट का डार्क का। तो उसके लिए ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे, वही डायग्राम है कौन सा? ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया आपने। ठीक है, अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बताता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमारा लेंस है वो कौन से सर्कल में से बना है, कौन से स्फीयर में से उसको काटा गया है, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो PQ कॉन्टेक्ट पॉइंट है, पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। इतना समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अभी देखा था एयर फिल्म थिकनेस कितना होता है? 0 होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे थिकनेस बढ़ता जाएगा और यहाँ पे T के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, O पॉइंट बोल दिया, ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये पूरा कितना है? ये पूरा R और ये माइनस T, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस T के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये पूरा R है तो ये AP डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R के बराबर। क्यों? रेडियस ही है अल्टीमेटली। हमें तो डायामीटर चाहिए रिंग का, तो ये हो गया हमारा डायामीटर। ये डायामीटर कितना है? AO को हम सपोज करते हैं x मान लेते हैं, और x की वैल्यू हमें चाहिए डायमीटर की। बस तो वही बात यहाँ पे रखी है कि A क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? लेंस का है। T क्या है? थिकनेस है एयर फिल्म की, जो देख चुके। x क्या है? रेडियस होगा रिंग का, और रेडियस जो होगा रिंग का वो बट ऑब्वियस है डायमीटर से आधा होगा, क्योंकि पूरा रिंग है, पूरा रिंग है, ये पूरा डायमीटर है। डायमीटर d/2 करेंगे तब जाके तो हमें x मिलेगा। ठीक है, तो d/2 करेंगे तो x मिलेगा हमें। इतनी बात समझ में आ गई। बस अब तो ये वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? एपीओ ट्राइंगल ले लिया, इसमें पाइथागोरस लगा दिया। क्या लेंगे? एपी का स्क्वायर, तो वही लिखा है एपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर कितना है? एपी कितना है? आर, तो आर का स्क्वायर कर दिया। एओ चाहिए हमें, एओ एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। पीओ कितना अभी देखा, ये पूरा आर, ये माइनस टी, तो आर माइनस टी का स्क्वायर कर दिया। हमें x चाहिए, x को सब्जेक्ट बना लिया, ये r को वहां भेजा, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आया तो माइनस साइन आगे यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है,
बस बाद में नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये कर दिया हमने। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये हमारा आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आके प्लस आ जाएगा यानी प्लस 2rt और ये माइनस साइन इसको लगेगा माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा और बाद में हम ये टी स्क्वायर को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट कर देंगे? क्योंकि टी जो फिल्म का जो थिकनेस होगा यहाँ बोर्ड पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में तो बहुत छोटा होगा और ये छोटा जो थिकनेस है उसका भी वापस स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है? उसका भी स्क्वायर करना है। यानी ये टी का वैल्यू सपोज करते हैं 0.01 है और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो बहुत निग्लिजिबल आंसर आने वाला है, ठीक है हमारा। इसलिए ये टी को हम क्या कर देंगे, टी स्क्वायर को, ना कि टी को, टी स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे इसके कंपेयर में। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2rt। बस अब वापस से 2t को सब्जेक्ट बनाएंगे। सारे जो इक्वेशन है हमारे 2t के फॉर्म में है, याद हो तो यहाँ पे भी 2t के फॉर्म में है, यहाँ पे भी 2t के फॉर्म में है। तो 2t को सब्जेक्ट हमने बना दिया यहाँ पे। तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई आर आ गया। 2t इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमने अभी देखा था d/2, तो x की जगह d/2 का स्क्वायर कर दिया, ये d स्क्वायर बाई 4r ये हो गया हमारा इक्वेशन। 2t इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4r, ठीक है। अभी तक हमें डायमीटर मिला नहीं है, अब हम एक्चुअल में इसका जो डायमीटर है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां तक मैं रख देता हूं। अब डायमीटर सबसे पहले हम ब्राइट फ्रिंज का देख लेंगे। किसका देख लेंगे? ब्राइट फ्रिंज का। तो ब्राइट फ्रिंज का डायमीटर को db बोल देंगे, ठीक है। अब डायमीटर ब्राइट फ्रिंज का db देखना है तो हमें ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। उसको हम इक्वेट करेंगे, हमारा जो पिछला इक्वेशन था ब्राइट फ्रिंज का, याद हो तो 2t के फॉर्म में था, ब्राइट फ्रिंज का 2t के फॉर्म में था। कहां गया? 2n-1 लैम्बडा बाई 2। 2n-1 लैम्बडा बाई 2 देखा था, ब्राइट में देखा था। ब्राइट ये कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव, ये रहा 2n-1 लैम्बडा बाई 2। ये इक्वेशन हमारा किसका था? ब्राइट का था। 2t इज इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाई 2 और ये क्या है? ये भी 2t है, d स्क्वायर बाई 4r, दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे 2n-1 लैम्बडा बाई 2 db स्क्वायर बाई 4r। ये d की जगह क्या रख देंगे? db, क्योंकि हमें डायमीटर किसका चाहिए? डायमीटर ब्राइट का चाहिए। और ये क्या था? ब्राइट का लोकेशन था, अभी देखा था हमने, ठीक है। ये ब्राइट का लोकेशन था, ठीक है। बस दोनों के साइड में 2t है, दोनों के लेफ्ट साइड में, तो इक्वेट कर दो। db को सब्जेक्ट बनाओ, 4r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज लैम्बडा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा और db इज ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ 2r 2n-1 लैम्बडा। तो ये हमें मिल गया क्या? डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब इसके अंदर अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है उसका डायमीटर मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे सेकंड जो हमारा ब्राइट फ्रिंज है उसका डायमीटर मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरीके से डार्क जो हमारा रिंग है या फ्रिंज है उसका डायमीटर कितना होगा, तो उसे d बोल देंगे, ठीक है। डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज, डायमीटर किसके बराबर है? 2t इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4r। और डार्क का लोकेशन कौन सा था हमारा? डार्क का लोकेशन ये रहा, डार्क का लोकेशन 2t बराबर n लैम्बडा। तो 2t बराबर n लैम्बडा यहाँ पे है और यहाँ पे 2t बराबर d स्क्वायर बाई 4r है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। कैसे? d स्क्वायर बाई 4r किसके बराबर होगा? d स्क्वायर बाई 4r n लैम्बडा के बराबर। क्यों? 2t है इसलिए, यहाँ पे भी 2t है इसलिए, तो वही किया है कि n लैम्बडा पीछे जो था वो किसके बराबर है? इसके बराबर, यानी d डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज का स्क्वायर डिवाइड बाय 4r। इसको सब्जेक्ट बनाया, 4r n लैम्बडा स्क्वायर रूट में डाल दिया तो ये हमें मिल गया डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब यहाँ पे n का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमें सेंट्रल डार्क मिलने वाला है, उसका डायमीटर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमेशा न्यूटन्स रिंग में सेंटर पे क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज मिलता है। तो n बराबर 0 को क्या बोल देंगे? सेंट्रल डार्क फ्रिंज। बाद में n बराबर 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट डार्क का डायमीटर मिलेगा, ठीक है। n बराबर 1 में फर्स्ट डार्क का डायमीटर, n बराबर 2 पे सेकंड डार्क का डायमीटर मिल जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक आखिरी पॉइंट देख लेते हैं कि जो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट में से जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ कितना होगा, यानी लैम्बडा कितना होगा, तो वो हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे लिखा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्बडा का वैल्यू हम कैसे पता लगाए? वेवलेंथ यानी क्या? ऐसे करके जो लाइट आती है वेव के फॉर्म में, उसमें ये जो कंसेक्यूटिव पिक है उन दोनों का बीच का डिस्टेंस, या जो कंसेक्यूटिव ये जो वैली है उनके बीच का डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। अब वेवलेंथ कैसे ढूंढेंगे? तो कोई भी दो पास की डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस या कोई भी दो पास की ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, उसे हम क्या बोल देंगे? वेवलेंथ बोल देंगे। यानी ये दो पास की ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस उसे वेवलेंथ बोल देंगे, ये दो पास की डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस उसे वेवलेंथ बोल देंगे। तो वही लिखा है कि वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज रिंग, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज रिंग। हम डार्क से देख लेंगे, ब्राइट से सेम ही आएगा,
आएगा, हमें डार्क का ही लिखना है, ठीक है। इक्वेशन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। यानी वेवलेंथ ढूंढना है तो कोई भी दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक डार्क फ्रिंज लेंगे, nth डार्क लेंगे, और उसके बाद की एक और डार्क लेंगे और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे जो वेवलेंथ के बराबर होगा। तो एक n डार्क हमने ले ली, सपोज ये वाली हमारी nth डार्क है, कोई आगे जाते जाते nth डार्क हमें मिली है, डार्क हो गया ना पूरा, nth डार्क फ्रिंज मिली। nth डार्क फ्रिंज का ये इक्वेशन आएगा। क्यों सर ये इक्वेशन आएगा? अभी हमने देखा था dn²/4r = n लैम्बडा, याद हो तो कहां पे देखा था? ये रहा, किसका? डार्क फ्रिंज का। d²/4r = n लैम्बडा, तो वो यही लिखा है, dn लिखा है, क्यों? nth है, बात किसकी कर रहे हैं? डार्क की कर रहे हैं, तो dn²/4r = n लैम्बडा। वापस एक बार, ये रहा हमारा इक्वेशन किसका? डार्क का। तो यहाँ पे dn किया है मैंने, क्यों? क्योंकि nth डार्क चाहिए हमें, तो यही इक्वेशन वापस से यहाँ पे लिख लिया हमने और d इसको सब्जेक्ट बना दिया, तो ये आंसर आ गया हमारा 4n लैम्बडा r, ठीक है। ये तो हो गया n डार्क फ्रिंज। हमें उसके बाद की एक और चाहिए और दोनों का डिफरेंस चाहिए, उसे वेवलेंथ बोलेंगे। उसकी एक और बात की, यानी कि हम बोल देंगे p डिस्टेंस पे गए तो एक और मिलेगी डार्क, जिसे हम बोल देंगे n + pth डार्क। शायद से बात समझ में आई होगी। यहाँ पे ये हो गया हमारा nth से p डिस्टेंस गए तो n + pth डार्क मिलेगी, और p क्या हो गया? डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का। तो हम क्या करेंगे अब? n + pth डार्क ढूंढेंगे, तो जहां पे n था वहां पे n + p कर देंगे, यहाँ पे n था तो n + p कर दिया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n + p लैम्बडा कर दिया, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो dn + p का स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, 4r मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अब हमें दो फ्रिंजेस मिल चुकी है, दोनों का हम क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में कुछ ऐसा डिफरेंस लिया जाता है कि ये जो टर्म है वो माइनस ये जो टर्म है वो डिवाइडेड बाय 4pr, ऐसा डिफरेंस लेंगे। अगर स्क्वायर में नहीं होता तो ऐसे ही ले लेते हैं, ये माइनस ये, लेकिन स्क्वायर में है तो ये माइनस ये डिवाइडेड बाय 4pr हमें याद रखना है, जहां पे p जो है वो क्या हो गया? डिफरेंस हो गया दो पास पास के फ्रिंज के बीच का। ये हो गया nth, ऊपर p डिस्टेंस गए तो n + pth हो गया, p क्या हो गया? डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का, और r क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो गया। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। सो आई होप ये जो न्यूटन्स रिंग का जो पूरा टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।